हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे थे परीक्षा वाणी लाइन बाय लाइन रिवीजन। तो आज हमारी चल रही है यूनिट 6, जिसमें है उत्तराखंड वन, वन आंदोलन एवं वन्य जीव। तो इसमें हम फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ेंगे, 16th द्विवार्षिक फॉरेस्ट रिपोर्ट हर 2 साल में आती है। तो ये 16 नंबर के हम पढ़ेंगे। इसे अपडेट करके एक जो 2001 में जो आई है 17th वार्षिक रिपोर्ट फॉरेस्ट की, उसको हम अपडेट करके एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। उसकी हम जल्दी ही पेपर से पहले वीडियो लेके आएंगे, वो हम या फिर ऑफलाइन बोर्ड पे क्लास करेंगे उसकी, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही। तो उसकी सेपरेट वीडियो आएगी, उसकी आप चिंता मत करना। ये इसमें हम 16 रिपोर्ट ही पढ़ेंगे, क्योंकि कभी कभी कंपैरिजन आ जाता है, तो हमें दोनों चीज़ें पढ़नी है, 16 भी 17 भी। तो 16 रिपोर्ट आई थी 30 दिसंबर 2019 को, और 17 आई है 2021 में। हर 2 साल में नई नई रिपोर्ट आती रहती है। उसके आगे हर उसमें अपडेट होते रहते हैं डेटा, ठीक है। तो हम सबसे अभी वाले में 16th वाली देखेंगे पूरी अच्छे से। उसका क्या है, क्रम क्या है, किसमें कौन सा अ, अ, किस स्थान पे वन बड़े हैं, कितना परसेंटेज बढ़ा है, कितना कम हुआ है, ये सारी चीज़ें हम 16 की देखेंगे, फिर 17 की देखेंगे। 17 की जब हम देखेंगे सेपरेट वीडियो में, उसमें कंपैरिजन भी हम कर लेंगे, जिससे कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और क्वेश्चंस हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1997 1998 के अनुसार देश का कुल क्षेत्रफल के 33% भाग पर्वतीय क्षेत्रों में कम से कम 60% और मैदानी क्षेत्रों में कम से कम 25% भाग वन होना आवश्यक है, ठीक है। भारत के वनों की स्थिति के पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का 16वां द्विवार्षिक रिपोर्ट 30 दिसंबर 2019 को जारी किया गया, जिसके अनुसार राज्य की स्थिति हम देखेंगे। 15वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में का कुल क्षेत्रफल 45.43% था, पर वनाच्छादन था 45.43। 15वीं रिपोर्ट की बात हो रही है ये। उसके बाद जबकि 16वीं रिपोर्ट के अनुसार 45.44% भाग पर क्या है, वनाच्छादन है। तो कहीं ना कहीं 15वीं और 16वीं रिपोर्ट में क्या हुआ है, वनों की वृद्धि हुई है। अभी हम 17वीं रिपोर्ट भी देखेंगे, उसमें भी 2% की वृद्धि हुई है। तो वो हम अभी आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस प्रकार 16वीं रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल वनाच्छादन में 8.04 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ठीक है। 15वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल वन क्षेत्रफल में 24,295 वर्ग किलोमीटर में से 20.45% भाग पर अति सघन वन, वेरी डेंस फॉरेस्ट जिसे बोलते हैं, वो है। और 53.03% भाग पर सघन वन, ठीक है, मध्यम सघन वन है। और 26.51% पे खुले वन यानी ओपन फॉरेस्ट है, ठीक है। ये परसेंटेज याद रखना आप कि क्षेत्रफल के टोटल में 20% क्या है, अति सघन वन है। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज कौन सा है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज वनों का है। तो इस प्रकार हमने देखा कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज कौन से वनों का है, अति सघन वन, ठीक है। अति सघन वन 20% है, और मध्यम सघन वन 53.03% है। तो सबसे ज़्यादा भाग किसका है, मध्यम सघन वन का, ठीक है। 15वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल क्षेत्रफल के 1.43% यानी कि 767 वर्ग किलोमीटर भाग पर वृक्ष आच्छादन है, ठीक है। 15वीं रिपोर्ट के अनुसार था ये 1.43% पर। 16वीं रिपोर्ट के अनुसार राज्य के रिकॉर्डेड वन का क्षेत्रफल 37,999 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का 71.05% है। रिकॉर्डेड वन क्षेत्र से तात्पर्य है कि ऐसे क्षेत्र जिन्हें राज्य सरकार वन क्षेत्र घोषित कर चुकी है,
चाहे उसमें वन हो या ना हो, वो राज्य के वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, चाहे उस स्थान पर वन हो या ना हो। रिकॉर्डेड वन क्षेत्र का मतलब है उसके अंतर्गत कई प्रकार के वन आ जाते हैं। आरक्षित वन, संरक्षित वन, सिविल स्वयं वन, निजी वन, अवर्गीकृत वन, इसमें बहुत सारे वन आ जाते हैं रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में। ठीक है, प्रदेश के कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में 26547 वर्ग किलोमीटर वन आरक्षित 154.02 वर्ग किलोमीटर, संरक्षित वन 9730 वर्ग किलोमीटर, सिविल एवं सोयम वन 123.51 वर्ग किलोमीटर, निजी वन 1444 वर्ग किलोमीटर अवर्गीकृत है। प्रबंधन की दृष्टि से प्रदेश में कुल वन में 70.46 वन विभागीय तथा 13.76% राजस्व विभागाधीन तथा 15.32% वन पंचायताधीन एवं शेष अन्य संसाधीन वन है। ठीक है, रिकॉर्डेड क्षेत्र और गवर्नमेंट का क्षेत्र, ये इसमें आरक्षित जो क्षेत्र होते हैं उसमें मतलब एक तो पर्टिकुलर आरक्षित क्षेत्र होते हैं, फिर संरक्षित होते हैं, फिर सिविल स्वयं वन होते हैं, फिर निजी और अनावर्गीकृत जिनका वर्गीकरण नहीं है, ये सारे वन आ जाते हैं। राज्य स्तर पर सार्वजनिक व सर्वाधिक व सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले हैं उत्तरकाशी व हरिद्वार। उत्तरकाशी में सबसे ज़्यादा वन है, ठीक है, और हरिद्वार में सबसे कम। ये याद रखना है। 15, ये 16वीं रिपोर्ट के अनुसार, 17वीं के अनुसार अभी चेंज हुए हैं, वो हम देखेंगे। तो अभी 16वीं का हमें याद करना है, तो उसमें उत्तरकाशी व हरिद्वार है सबसे अधिक और सबसे कम। ठीक है, राज्य स्तर पर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 4 घटते क्रम में जिले हैं उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली व पौड़ी। ठीक है, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली व पौड़ी सबसे साइड के जिले, और पौड़ी। ठीक है, राज्य स्तर पर सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले बढ़ते क्रम में हरिद्वार, यूएस नगर, चंपावत, बागेश्वर व चंपावत। हरिद्वार, यूएस नगर, बागेश्वर व चंपावत। ठीक है, ये 16वीं रिपोर्ट के अनुसार 4 जिले बढ़ते क्रम में, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली, पौड़ी। घटते मतलब सबसे कम से बढ़ते क्रम में हरिद्वार, यूएस नगर, बागेश्वर व चंपावत। ठीक है, जिले के कुल क्षेत्रफल में वन क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम प्रतिशत वाले जिले क्षेत्रफल की दृष्टि से, मतलब पूरा क्षेत्रफल की दृष्टि से कहने का मतलब है कि पूरा जैसे ये क्षेत्रफल है किसी राज्य का। ठीक है, सपोज मान लेते हैं ये रुद्रप्रयाग का है। ठीक है, ये रुद्रप्रयाग मान लेते हैं, इसका टोटल क्षेत्रफल इतना है। टोटल क्षेत्रफल जैसे 100% इतना क्षेत्रफल है, तो इसका इतने क्षेत्रफल पे अगर वन है, तो ये कितना, इसका 20% क्षेत्र, टोटल क्षेत्रफल के 20% भाग पे वन है। तो इसी प्रकार क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अलग वैल्यू आती है। तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सब सर्वाधिक और सबसे कम किस में आते हैं वो देख रहे हैं। तो सर्वाधिक है क्षेत्रफल के हिसाब से रुद्रप्रयाग, और सबसे कम है हरिद्वार। ठीक है, मतलब रुद्रप्रयाग में सर्वाधिक उसके क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सर्वाधिक वन आच्छादन है। ठीक है, वन सांख्यिकी के अनुसार सबसे ज़्यादा उत्तरकाशी में, भौगोलिक क्षेत्रफल में 1%। ठीक है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, पौड़ी, नैनीताल, टिहरी, अल्मोड़ा, देहरादून, यूएस नगर, हरिद्वार, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग एंड चंपावत। सर्वाधिक 1% वाले जिले, सर्वाधिक 1% वाले 4 जिले घटते क्रम में रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी व पिथौरागढ़ हैं। सबसे कम 1% वाले जिले क्रमशः हरिद्वार, यूएस नगर, बागेश्वर व चमोली हैं। राज्य के कुल, ये आपको याद रखना है सीरीज में। ठीक है, राज्य के कुल वन क्षेत्रफल का 63% भाग गढ़वाल मंडल में और शेष कुमाऊं मंडल में है। राज्य के नदी बेसिनों के कुल क्षेत्रफल में
वनों के प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो सर्वाधिक वन टॉन्स बेसिन में है। मतलब उत्तरकाशी और जो ऊपर साइड को है देहरादून, उधर साइड पे 76.6% वन है। फिर क्रमशः कोसी 69%, फिर यमुना 56.7%, फिर काली शारदा 45.4%, ठीक है। फिर रामगंगा 41.5%, भागीरथी बेसिन 34.9% एंड अलकनंदा बेसिन 32.1%। ऊंचाई के क्रम में 1%। राज्य में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वनों का कुल क्षेत्र तथा उसका प्रतिशत पहले बढ़ता है, फिर एक निश्चित ऊंचाई के बाद पुनः घटने लगता है। 300 मीटर से नीचे ऊंचाई वाले भागों में वनों की प्रतिशत 12.8% है। 300 से 600 मीटर के मध्य में 12.3% है। फिर 600 से 12% में 16.3% है। फिर 1200 से 1800 के बीच में 22.3% है। 1800 से 3000 मीटर के वाली यहाँ पे सर्वाधिक वन मिलते हैं 28.8%। फिर धीरे धीरे हम देखेंगे कि घटने लगती है संख्या एकदम 28% से फिर 300 मीटर की अधिक ऊंचाई पे केवल 7.5% ही वन मिलते हैं। तो सबसे पहले कम मिलते हैं वन, फिर एकदम से बढ़ने लगते हैं, फिर एक निश्चित टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ने के बाद फिर धीरे धीरे फिर से घटने लगते हैं। अब वनों के प्रकार कौन कौन से मिलते हैं उत्तराखंड में, ठीक है। वनों के प्रकार देखते हैं। सबसे पहले मिलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय वन। तो ये याद रखना है इनके एग्जाम्पल। उपोष्ण कटिबंधीय वनों में कौन कौन से वन आते हैं, तो ये वन 750 से 1200 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। इनमें सबसे साल इन वनों का प्रमुख वृक्ष है। साल कौन सा है, उपोष्ण कटिबंधीय वन, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल हैं कज्जू, सेलम, हल्दू, खैर, सीसू, बांस, ठीक है। सेकंड प्रकार के आते हैं उष्ण कटिबंधीय वन। इन वनों की मुख्य प्रजातियां ढाक, सेलम, गूजर, जामुन, बेर आदि हैं। 1500 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां वर्षा कम होती है। फिर आता है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं, जो कि एक मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, मानसूनी वन। उत्तरांचल में ये मिलते हैं सागौन, सहतूत, पलाश, अंजन, बहेड़ा, बांस, साल, इसकी मिश्रित व इसके उदाहरण हैं। उसके बाद मिलते हैं कोणधारी वन 900 से 1800 में। इसका एग्जाम्पल है चीड़। वनों की शुष्कता रहती है वनों में, इस एरिया में, कोणधारी वनों में, ठीक है। ये बेसिकली ये चट्टानी धरातल पर उग जाते हैं और कहीं कहीं बीच में घास भी उगती है कोणधारी वनों के बीच में। फिर आते हैं पर्वतीय शीतोष्ण वन। ये ऊंचाई पर मिलते हैं 1800 से 2700 तक की ऊंचाई में मिलते हैं। निचले भागों में चीड़ पाया जाता है, स्प्रूस, सिल्वर फल, देवदार एंड साइप्रस आदि इसके एग्जाम्पल है। और ये इसी में दक्षिणी ढालों में इसमें बाज भी मिलते हैं। बाज को क्या कहा जाता है, उत्तराखंड का सोना कहा गया है बाज के वृक्ष को, क्योंकि ये बहुत सारी उसके काम आता है बाज वृक्ष। एक तो ये पशुओं के काम आता है, इसकी पत्तियां बहुत सारी उसको खाद वाद में भी काम आती हैं और खेतों के लिए भी यूज़ होती हैं। इसकी पत्तियां गायों के लिए भी यूज़ होती हैं। इसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है। इसकी लकड़ी से बहुत सारे फर्नीचर बनाए जाते हैं। इसकी लकड़ी का ईंधन के रूप में भी यूज़ होता है। तो ये बहुत सोना कहा जाता है इसको उत्तराखंड का, ठीक है। पालमपुर, बर्च, नीली चीड़ आदि ओक की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं यहाँ, बाज, मोरू और खरसू। फिर आता है 6 टाइप्स उप एल्पाइन एंड एल्पाइन वन। ये 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई पर मिलते हैं। इसमें इसके एग्जाम्पल हैं सिल्वर फर, ब्लू पाइन, स्प्रूस, देवदार, वर्च, बुरांस, कंपान्यू, लार्ट्स आदि। 7th प्रकार देखते हैं एल्पाइन, झाड़ियाँ या घास के मैदान। ये वनस्पतियाँ 3000 से 3600 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल है जूनियर, विलो, रिब्स, ठीक है। बुग्याल, प्यार आदि भी मिलते हैं इनके बीच बीच में।
बुग्याल घास के मैदान होते हैं बहुत सारे। तो ये हैं राज्य के कुछ महत्वपूर्ण बुग्याल हैं। सतोपंथ, घस्तोली, ये देख लेना आप, स्क्रीनशॉट लेके देख लेना। नंदकानन, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी चमोली में। इसकी खोज फ्रैंक स्माइथ ने 1931 में की थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और ओली कहाँ है? ओली चमोली में। और स्कीइंग के लिए क्या प्रसिद्ध है? ओली, ये क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बारी पेपरों में। और गुड़सो कहाँ है? ओली के पास, हाथी पर्वत के पास। चित्रकांठा चमोली, क्वारी चमोली, चौफिक शिखर चमोली, कल्पनाथ चमोली, बद्रीनाथ मार्ग पर। कैला, यह बुग्याल बद्रीनाथ के चारों ओर फैला है, कैला बुग्याल। और बगजी, ये भी चमोली में है। रूपकुंड चमोली में ही है। वेदिनी बुग्याल, वेदिनी सबसे बड़ा बुग्याल है, वेदिनी चमोली में ही है। अली चमोली रुद्रप्रयाग में। केदारकांठा उत्तरकाशी, मानेग उत्तरकाशी, हरकादून उत्तरकाशी, बंदरपूछ टोन से उद्गम माना जाता है ये बंदरपूछ। सोनगाड़ उत्तरकाशी, देवदामिनी यमुनोत्री के पास, दायरा उत्तरकाशी, शीतकालीन स्काइंग के लिए स्कीइंग के लिए प्रशिक्षण केंद्र दायरा बुग्याल, ये पूछा जाता है, उत्तरकाशी में है। चंद्रभागा सतवान ने इसे पर्यटन मानचित्र पर लाया था, दयारा बुग्याल को। सो चंद्रप्रभा सतवाल को माउंटेन गोट के नाम से भी जाना जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट ये लाइन हो जाती है। दयारा बुग्याल को इन्होंने मानचित्र में लाया पर्यटन मानचित्र पर और इन्हें माउंटेन गोट भी बोला जाता है, चंद्रप्रभा सतवाल को। सतवाल है एतवाल है, ये कंफर्म कर लेना आप। कुछ कल्याण उत्तरकाशी, पवाली कांठा उत्तरकाशी, तपोवन गौमुख उत्तरकाशी, केदार खर्क गौमुख उत्तरकाशी, ठीक है। मासरताल सहस्त्रताल टिहरी में है। जौराई भी टिहरी में है। अप्सराओं की कोटली बोला जाता है, ये टिहरी में है। खतलिंग ग्लेशियर टिहरी, खारसोली टिहरी, मदमहेश्वर रुद्रप्रयाग, चौपता रुद्रप्रयाग। गढ़वाल का स्विट्जरलैंड बोला जाता है चौपता को, क्योंकि वहाँ पे बर्फ पड़ती रहती है, ठीक है। बर्मी रुद्रप्रयाग के निकट, कफनी बुग्याल बागेश्वर, पिंडारी नामिक जौहर खलिया, ये सारी पिथौरागढ़ में है, ये सारे बुग्याल। उसके बाद है टुंड्रा टाइप के वनस्पतियाँ। टुंड्रा सबसे पीक पे मिलेंगे हमें, 3600 से 4800 मीटर की ऊंचाई पर टुंड्रा वनस्पतियाँ मिलती हैं, जिसमें घास, काई, लाइकेन वगैरह आते हैं, ठीक है। यहाँ अक्सर मतलब पूरा बर्फ से ढका रहता है। वनों का प्रशासनिक विभाजन, अब ये तो हमने वैसे देखा था, प्रशासनिक विभाजन के आधार पर इन्हें 4 टाइप से विभाजित किया गया है। वन विभागाधीन, मतलब प्रशासनिक किसके अंतर्गत कौन से वन है, तो वन विभागाधीन जो फॉरेस्ट के अंतर्गत आते हैं वो 70.46% है। इसमें पर्यावरणीय और आपदाओं की दृष्टि से इन वनों को पूर्णतः सरकारी नियंत्रण में रखा जाता है। वन विभागाधीन जो होते हैं इनको, ये 70% है। राजस्व विभागाधीन, इसका कुल 13.76% है। इसमें पशु चराने, लकड़ी काटने की छूट होती है। फिर थर्ड आता है वन पंचायताधीन, ये 15% है। तो ये सारी स्थानीय पंचायतों के नियंत्रण में होती हैं। निजी व अन्य संस्थाधीन, तो ये है 0.46%। ये निजी व्यक्तियों, नगर पालिकाओं व नगर पालिका परिषदों आदि का अधिकार होता है इन पे। अब वनों के लाभ तो हमें पता ही है कि वन एक नवीकरणीय संसाधन है, जिसको हम लगा के वापस से पा सकते हैं, जिसका मानव सभ्यता के विकास एवं संवर्धन के लिए विशेष महत्व है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, है ना।
अप्रत्यक्ष लाभ क्या क्या हैं? जैसे वनों के कारण वायु, जल, मृदा अपरदन, बाढ़ आदि को रोकने में सहायक होते हैं। वनों की पत्तियां गिरने से, सड़ने गलने से उर्वरकता बढ़ती है। वायुमंडल में CO2 O2 का संतुलन बना रहता है। जलवायु को बनाए रखने के लिए वनों की अहम भूमिका है। इसमें प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि तो होती रहती है। अधिक वर्षा से वनों का में भी वनों का बहुत महत्व है। जिन क्षेत्रों में वनाच्छादन अधिक होता है वहाँ वर्षा अधिक होती है। वनों में अनेक जीव जंतुओं का संरक्षण मिलता है, जिससे जैव एवं पर्यावरणीय दोनों प्रकार का संतुलन वनों के लिए अहम भूमिका निभाता है। अब क्या होता है, इसके अप्रत्यक्ष लाभ देखते हैं वनों के। वन राज्य की आय का एक प्रमुख स्रोत है। इससे अनेक प्रकार की लकड़ियाँ, औषधियाँ और आदि सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। राज्य के में वनों की शतावरी, अश्वगंधा, कचरी, चिरैता, हरई, बहेड़ा आदि ये सारी मतलब बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं जो औषधि के रूप में यूज़ होते हैं। तो ये हैं कुछ औषधि वृक्ष। इनके नेम याद रख लेना: झूला, ब्राह्मी, घिंगारू, सिकाकाई, भीमल, बिच्छू या कंडाली, भैंकल। बिच्छू या कंडाली एनीमिया रोग का भी नाशक है। जो उत्तराखंड के बेसिकली यहीं के रहने वाले होंगे उनको पता ही होगा कि बिच्छू बचपन में बच्चों को डराने के लिए भी लगाया जाता है। इसके बहुत जहरीले कांटे होते हैं जिनसे मतलब स्किन स्वेलअप हो जाती है जब ये लगता है। तो ये एनीमिया रोग का नाशक होता है। भैंकल, सियान वाली, किल्मोड़ा, ममीरा, पीली जड़ी, अमेश, धुनेर। तो ये औषधि पौधे हैं। इनमें ऐसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा औषधि पौधा उत्तराखंड का नहीं है, तो आपको नेम याद रख लेने हैं। ऊंचाई के क्रम में मिलने वाले कुछ प्रमुख उपयोगी वनस्पतियां हैं, इनका क्रम देख लेना। जड़ी बूटी संरक्षण, विपणन, संरक्षण एवं शोध के लिए कुछ काम किए गए हैं उत्तराखंड सरकार द्वारा। सामान्यतः यहाँ की अधिकांश जड़ी बूटियाँ प्राकृतिक रूप से उगती हैं और विभिन्न संस्थानों द्वारा उसका संग्रहण किया जाता है। लेकिन कुछ वनस्पतियाँ जिनकी मांग एवं मूल्य अधिक है, जैसे रीठा, हरड़, तेजपत्ता, बहेड़ा, आंवला आदि रोपण कर उत्पादन किया जाता है। इनका राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में सर्वप्रथम 1903 में उत्तर प्रदेश कृषि निदेशालय के निर्देशन में बेलाडोना की खेती शुरू की गई थी। ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो इसे आप ना स्टार मार्क कर लीजिएगा कि राज्य में सर्वप्रथम किसकी खेती की गई। तो बेलाडोना की खेती की गई थी राज्य में सर्वप्रथम। ठीक है, औषधि पौधों के रूप में बेलाडोना की सर्वप्रथम क्या की गई थी, खेती की गई थी। ठीक है, बेलाडोना याद रखना। आज राज्य में अफीम, कुटकी, पाइरेथम, जिरेनियम आदि अनेक औषधियों के लिए एवं बायोडीजल के लिए जेट्रोफा की खेती की जाती है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, मतलब पहले आया हुआ है कि बायोडीजल के लिए कौन से पौधे की खेती की जाती है, तो जेट्रोफा। ठीक है, सबसे पहले बेलोडोना की थी और बायोडीजल के लिए जेट्रोफा की खेती की जाती है। 1972 से जड़ी बूटियों के संरक्षण का कार्य सहकारिता विभाग में जड़ी बूटी विकास योजना के तहत शुरू किया गया। 1980 से जड़ी बूटी के संरक्षण के लिए जिलेवार भेषज सहकारी संघों की स्थापना की गई। वर्तमान में भेषज सहकारी संघों के अलावा कुछ अन्य संस्थाएं भी जड़ी बूटियों के संरक्षण, संग्रहण तथा विपणन में लगी हुई हैं। कुछ इम्पोर्टेंट ये संस्थान हैं जो पूछे जाते हैं कहाँ कौन सी है। तो इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है ऋषिकेश में। इंडियन मेडिकल फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है मोहान में। ये आपको याद रखना है।
ये कभी कभी ऐसे टिक कराने को दे सकते हैं, कभी लगाने को दे देते हैं कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं इंडियन, और कभी सेपरेट कोई चीज़ पूछ लेते हैं एक क्वेश्चन में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग्स फॉर रिसर्च ताड़ीखेत अल्मोड़ा पे है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग्स रिसर्च ये ताड़ीखेत में है, लेकिन इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ऋषिकेश में है। कॉरपोरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री रानीखेत में है। कुमाऊं मंडल विकास निगम नैनीताल, गढ़वाल मंडल विकास निगम पौड़ी गढ़वाल। उच्च स्तरीय पौध संस्थान श्रीनगर, जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान गोपेश्वर चमोली, औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान सीमैप पंतनगर, रसायन एवं वानस्पतिक विज्ञान कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल, रसायन विज्ञान एवं वनस्पति विभाग गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, JB पंत हिमालय पर्यावरणीय एवं विकास संस्थान कटारमल कोशी। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। राज्य में औषधि पदार्थों के संग्रहण के लिए वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के तहत किया गया। इस अधिनियम में 114 जड़ी बूटियाँ प्रतिबंधित की गई। इसके अलावा भारतीय आयात प्राधिकरण में 44 पौधों का आयात किया गया। तो ये पूछ सकते हैं वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के तहत कितने पौधों जड़ी बूटियों प्रतिबंधित की गई, तो 114 एग्जैक्ट नंबर याद रखना आप। राज्य को हर्बल स्टेट घोषित करते हुए जड़ी बूटी के संग्रह समग्र विकास हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में औषधि पादप बोर्ड का गठन किया गया। सघन पादप कृषिकरण प्रसंस्करण एवं विपणन हेतु जड़ी बूटी एवं शोध संस्थान के अंतर्गत स्वतंत्र इकाई के रूप में सुगंध पादप केंद्र सेलाकुई की स्थापना की गई। ये क्वेश्चन आया हुआ है, सेलाकुई कहाँ है, सेलाकुई कहाँ है, देहरादून में, ठीक है। जड़ी बूटी विपणन को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से ऋषिकेश, टनकपुर एवं रामनगर में जड़ी बूटी मंडी की स्थापना की गई है। राज्य में 29 जड़ी बूटी पौधालयों एवं ऋषिकेश के मुनि की रेती में हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है। हरिद्वार में जड़ी बूटियों के 300 से अधिक तथा सेलाकुई में 184 उद्योग स्थापित हैं। अब हम कुछ वन नीतियाँ देखेंगे, इनके ईयर याद रख। वन नीतियाँ याद रखनी हमने। सन 1865 में वनों के से संबंधित भारत में पहला कानून भारतीय वन अधिनियम आया, ठीक है। अधिनियम पास किया गया 1865 में। इस अधिनियम के बाद वनों के अनाधुन कटाई में कमी आई है। इसके बाद 1884 में वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए कार्य योजना विभाग लागू किया गया। स्वतंत्रता के बाद 1948 में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना की गई। 1950 में देश भर में वन महोत्सवों के आयोजन किए गए। 1952 में नई वन नीति आई। 65 में क्या बनी थी, 1865 में भारतीय वन अधिनियम बना। 1952 में राष्ट्रीय वन नीति आई नई। 1998 में संशोधित राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई। तो इनके ईयर याद रख लेना। वन शिक्षा सन 1865 में जब प्रथम वन महानिदेशक डॉक्टर डिट्रिच ब्रैंडिस की नियुक्ति की गई, तो उनकी सलाह पर 1878 में देहरादून में देश का प्रथम वन महाविद्यालय फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना की गई। 1884 में इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल रखा गया। 1906 में अनुसंधान कार्य करते हुए इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया। संस्थान के बढ़ते कार्य को स्थानाभाव के कारण 1914 में कार्यालय एवं प्रयोगशाला बनाकर इसे चांद बाग स्थानांतरित कर दिया गया। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम FRI यानी कि इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया इसका नाम। तो पहले FRI का नाम क्या था, फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून, फिर इंपीरियल
फॉरेस्ट स्कूल रखा गया, फिर इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया, फिर FRI रखा गया। ठीक है, FRI का सभागार पूरे एशिया में लकड़ी से निर्मित एकमात्र हॉल है जिसमें 6 संग्रहालय हैं। भवन में 18,000 कास्ट नमूने हैं और एक साथ एक कास्ट संग्रहालय भी है। FRI का मुख्यालय वानिकी संस्थान नीति को सूत्रित करना और इसके संगठन संस्थानों, केंद्रों और संबंधित संगठनों आदि विश्वविद्यालयों के वानिकी अनुसंधान कार्यक्रमों का समन्वय करना है। इसके अधीन 8 संस्थान, 3 केंद्र कार्यरत हैं। 1991 में वन अनुसंधान संस्थान को सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। 2006 में इसने प्लेटिनम जुबली मनाई। उस टाइम पे ये क्वेश्चन भी आया था कि अभी कौन सी जुबली मना रहा है वो FRI। 1929 में कुलागढ़ देहरादून में एक और अनुसंधान केंद्र वन अनुसंधानशाला की स्थापना की गई। इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज की भी स्थापना की गई। वन संबंधी आंदोलन, रवाई कांड हमें याद है। स्वतंत्रता से पूर्व टिहरी राज्य में राजा नरेंद्र शाह के समय यह नया कानून लाया गया जिसके तहत यह व्यवस्था की गई कि किसानों की भूमि को भी वन भूमि में शामिल किया जा सकता है। ठीक है, इस व्यवस्था के खिलाफ रवाई जनता ने आज़ाद पंचायत की घोषणा, रियासत के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। इस आंदोलन के दौरान 30 मई 1930 को दीवार चंद्रधर जुयाल के आज्ञा से सेना के आंदोलनकारियों पर गोली चला दी गई जिससे सैकड़ों किसान शहीद हो गए और आज भी इस दिन को, इस क्षेत्र को 30 मई को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे तिलाड़ी आंदोलन या इसी आंदोलन को तिलाड़ी आंदोलन भी कहा जाता है। रवाई आंदोलन को तिलाड़ी आंदोलन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या बोला था, किसानों की भूमि को भी सरकार की मतलब वन भूमि में शामिल कर दिया जाए। बहुत सारे किसान इसमें मरे थे। ठीक है, नेक्स्ट आते चिपको आंदोलन। 70 के दशक में बाजों के साथ हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे वनवासी जाड़े, रैणी गांव के जंगलों में गूंजे नारे आज भी सुनाई देते हैं। इस आंदोलन की शुरुआत 1972 से शुरू वनों के अनाधुंध कटाई, अवैध कटान को रोकने के उद्देश्य से 1974 में चमोली जिले के गोपेश्वर नामक स्थान पर 23 वर्षीय विधवा महिला गौरा देवी द्वारा की गई थी। इस आंदोलन के तहत वृक्षों की सुरक्षा के लिए ग्रामीण वासियों द्वारा वृक्षों को काटकर चिपक जाया जाता था। ठीक है, मतलब जैसे कोई वृक्ष काटने आता था तो महिलाएं उससे चिपक जाती थी कि हम इसे नहीं काटने देंगे। इसी कारण इसका नाम चिपको आंदोलन रखा गया। चिपको आंदोलनकारी महिलाओं द्वारा 1977 में एक नारा दिया गया जो काफ़ी प्रसिद्ध नारा हुआ था। क्या है इस जंगल की उपकार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने का आधार। कभी कभी इसका नारा पूछ लेते हैं। चिपको आंदोलन को अपने शिखर पर पहुंचाने का में पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में इस आंदोलन का कार्यक्षेत्र समग्र रूप से पर्यावरण की रक्षा हो गया तथा बहुगुणा जी ने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया। इस आंदोलन के चमोली से चंडी प्रसाद भट्ट को 1982 में रैमजे मैग्सेसे पुरस्कार मिला। 1977 में वन आंदोलन चला। वनों की नीलामी के विरोध में अक्टूबर 1977 में राज्य स्तरीय आंदोलन शुरू हुआ। व्यापक विरोध के बावजूद केवल नीलामी की तिथि स्थगित कर 27 नवंबर तक तय हुई। उस दिन हड़ताल तोड़फोड़ हुई। नैनीताल में शैले हॉल आंदोलनकारियों द्वारा फूका गया। ठीक है, फलस्वरूप छात्रों को गिरफ्तार कर दिया गया। फरवरी 1978 में संभवतः पहली बार उत्तराखंड बंद हुआ। द्वारहाट के चौंचरी में, पालड़ी बागेश्वर में जनता ने ढोले नगाड़े के साथ साथ वनों का कटान बंद कराया। अगली है ढूंढी पतौली आंदोलन।
चमोली जनपद, ये आंदोलन कौन सा आंदोलन, कब हुए, कहाँ हुए, किसके द्वारा इनका नेतृत्व किया गया, ये याद रखना। डूंगी पतौली आंदोलन, ये चमोली से स्टार्ट हुआ था। डूंगी पतौली में बांज का जंगल काटे जाने के विरोध में जनता ने द्वारा आंदोलन किया गया। यहाँ बांज के जंगल को सरकार ने उद्यान विभाग को हस्तांतरित कर दिया था। महिलाओं के विरोध के बाद सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। पानी राखो आंदोलन 80 के दशक के मध्य रैखाल गांव में, पौड़ी गढ़वाल में है, जो युवाओं द्वारा पानी की कमी को दूर करने के लिए चलाया गया आंदोलन था। आंदोलन काफ़ी सफल रहा। पानी की कमी से बंजर हो गए सीढ़ीदार खेतों में अब पुनः हरियाली छा रही थी। साथ ही पेड़ों की अनाधुंध कटाई से नंगे हो गए नए पहाड़ भी एक बार फिर से घने जंगलों में बदल गए। इस आंदोलन का सूत्रधार रैखाल के शिक्षक सचिदानंद भारती ने दूधातोली लोक विकास संस्थान का गठन कर और इस क्षेत्र में जन जागरण और सरकारी अधिकारियों पर दबाव बनाने वनों की अनाधुंध कटाई को रुकवाया। अब तक इस आंदोलन के तहत बच्चों, नौजवानों, महिलाओं 15 लाख से अधिक पेड़ लगाए गए। द्वारा इस आंदोलन के तहत गठित महिला मंगल दलें अपने गांवों के चहुमुखी विकास हेतु अनेक कार्य कर रहे हैं। रक्षा सूत्र आंदोलन, वृक्ष पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी रक्षा करने का संकल्प लेने से संबंधित यह आंदोलन 1994 में टिहरी के भिलंगना क्षेत्र से शुरू हुआ। इस आंदोलन का मुख्य कारण ऊंचाई के वृक्षों को कटान पर लगे प्रतिबंध के हट जाने के बाद उत्तर प्रदेश के विभाग द्वारा 2500 वृक्षों को चिन्ह लगाकर उन्हें काटने की अनुमति देना था। इसके पहले कि इन्हें काटा जाता, डालगांव, खवाड़ा, भेटी, भिगुन, तिनगढ़ आदि गांव में सैकड़ों महिलाओं ने आंदोलन छेड़ दिया और चिन्ह वाले वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधने लगे। परिणाम स्वरूप तत्कालिक तौर पर वृक्षों का कटान रुक गया। आंदोलन के कारण आज तक रयाला के जंगलों के वृक्ष चिन्ह के बावजूद सुरक्षित है। इस आंदोलन का प्रभाव उत्तरकाशी के अन्य जिलों पर भी हुआ। इस आंदोलन का नारा था, ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, पेड़ कटेंगे, पहाड़ टूटेंगे, बिना मौत के लोग मरेंगे, जंगल बचेगा, देश बचेगा, गांव खुशहाल रहेगा। तो ये पूछ सकते हैं ये नारा किसका है। ठीक है, अब हम देखते हैं झपटो चीनो आंदोलन किससे रिलेटेड था। रेणी, लाता, तोमला आदि गांवों की जनता ने वनों पर परंपरागत हक बहाल करने तथा नंदा देवी पार्क का प्रबंधन ग्रामीणों को सौंपने की मांग को लेकर 21 जून 1998 को लाता गांव में धरना प्रारंभ किया और 15 जुलाई को समीपवर्ती गांवों के लोग अपने पालतू जानवरों को लेकर नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में घुस गए। अंततः इस आंदोलन को झपटो छीनो नाम दे दिया गया। मैती आंदोलन किससे रिलेटेड है। मैती आंदोलन का मैती शब्द का अर्थ है गढ़वाल में मायका होता है। इसके अनूठे आंदोलन के जनक कल्याण सिंह रावत के मन में 1996 में उपजा एक विचार इतना विस्तार पा लेगा इसकी उनको कल्पना भी नहीं थी। ग्वालदम इंटर कॉलेज की छात्राओं के द्वारा शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम के दौरान बेदनी बुग्याल में वनों की देखभाल के लिए तत्कालीन तल्लीनता से जुड़े देखकर श्री रावत ने महसूस किया कि पर्यावरण संरक्षण में युवतियाँ ज़्यादा बेहतर ढंग से कार्य कर सकती हैं। इसके बाद ही मैती आंदोलन का संगठन और तमाम सारी बातों ने आकार लेना शुरू किया। इस आंदोलन के तहत आज विवाह समारोह के दौरान वर वधू द्वारा पौधा रोपने और इसके बाद मायके पक्ष के लोगों के स्तर पर उनकी देखभाल करने की परंपरा विकसित हो चुकी है। ठीक है, इस संगठन में यूं तो केवल अविवाहित महिला युवतियां ही शामिल होती हैं, लेकिन भावनात्मक तौर पर हर एक ग्रामीण को इससे दिली
सहयोग हासिल होता है। गांव की सारी युवतियां आपस में मिलकर मैती संगठन का संचालन कर अध्यक्ष चुन लेती हैं और जिसे दीदी का दर्जा प्राप्त होता है। इसके बाद उसके निर्देश के अनुसार हर युवती अपने अपने घरों में बीज का पौधा रोपती है। बरसात के दिनों में उस पौधे को पंचायती या अन्य किसी भूमि पर सामूहिक तौर पर लगा दिया जाता है। इस वनों से संबंधित कुछ वो हैं कार्यक्रम या संस्थाएं। मिश्रित वन खेती मॉडल, इसमें मतलब एक ही फसल एक खेत में नहीं, मतलब डिफरेंट का बीज सेम खेत में लगाने हैं, ऐसे करके। फिर वृक्ष मानव विश्वेश्वर दत्त सकलानी को कहा जाता है वृक्ष मानव। ठीक है। अपना गांव अपना वन, यह योजना गांवों को वनों से जोड़ने के लिए चलाई गई थी। नागरिकता एवं स्वयं वन विकास योजना, यह योजना नागरिक एवं स्वयं वनों को वन विभाग को हस्तांतरित करके तथा उनका वैज्ञानिक ढंग से प्रबंध किया जाता है। इसमें वन पंचायत, वनों के विकास हेतु सुरक्षा के लिए राज्य में अब तक लगभग 12168 वन पंचायतों का गठन किया गया। नर्सरिया, वृक्षारोपण की तकनीकी को उच्च स्तरीय बनाने के लिए राज्य में कई हाईटेक वन नर्सरियां स्थापित की गई हैं। ये 6 जनवरी 2006 से राज्यों में लागू की गई हैं। फिर इको टास्क फोर्स है। अब है कुछ वन्य जीव एवं संरक्षण। राज्य में प्रथम वन्य जीव संरक्षण केंद्र 1935 में देहरादून में मोतीचूर वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी, जो कि 1983 में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में सम्मिलित हो गया। इस समय वन्य जीवों के संरक्षण के लिए उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान, 7 वन्य जीव विहार, 4 संरक्षण आरक्षित क्षेत्र, 1 उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान एवं जैव सुरक्षित क्षेत्र हैं। तो ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी इनका क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है, कभी कभी इनके पुराने नेम पूछ लिया जाता है, कभी इनका टोटल क्षेत्रफल, और कभी इनकी लोकेशन पूछ ली जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे पढ़ने हैं। ठीक है। कभी इनमें क्रम के अनुसार लगाने को बोलते हैं। तो सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। 1936 में राज्य के तत्कालीन गवर्नर सर हेली के नाम से स्थापित हेली राष्ट्रीय उद्यान भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, कॉर्बेट पार्क। ठीक है। इसका पहला नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान। कभी कभी ऐसे आए कि हेली राष्ट्रीय उद्यान कब बना, बच्चे कंफ्यूज हो रहे, पता चला तो कॉर्बेट का ही नाम है पहला हेली राष्ट्रीय उद्यान। पहले इसका नाम हेली के नाम पर गवर्नर सर हेली के नाम पर रखा गया था, हेली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। 1936 में। फिर इसका नाम बाद में कॉर्बेट पड़ा। ये पूरा खाली भारत का ही पहला नहीं, एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क पड़ा। तो याद रखना, सबसे पहले हेली नेशनल पार्क, फिर रामगंगा नेशनल पार्क, फिर 1957 में इसे प्रकृति प्रेमी जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया, इसका नाम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। इसका टोटल क्षेत्रफल है 520.82 वर्ग किलोमीटर और ये पूरा पौड़ी गढ़वाल एवं नैनीताल में फैला हुआ है। तो ज़्यादा क्षेत्र इसका पौड़ी गढ़वाल में है और फिर नैनीताल में है। ठीक है। इस पार्क में प्रवेश लेने के लिए नैनीताल जनपद के ढिकाला में प्रवेश द्वार है इसका। तो जिम कॉर्बेट का प्रवेश द्वार आपसे पूछेंगे तो ढिकाला है, जो नैनीताल के मुख्यालय से 144 किलोमीटर दूर है। यह क्षेत्र नगर पालिका रामनगर नैनीताल से काफ़ी निकट है। इसका पार्क मध्य में पाटलीदून स्थित है। 1 नवंबर 1973 में इसे भारत का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। संरक्षित क्षेत्र की घोषणा के बाद पार्क में शेरों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई। इसे हाथी परियोजना में भी शामिल किया गया। इस पार्क में लगभग 570 पक्षी प्रजातियां
25 सरीसृप और 75, ये तो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इनके नेम और इनका क्षेत्रफल और इनके ज़िले याद रख लेना। और सभी उद्यानों में सार्वजनिक पर्यटन इसी उद्यान में आते हैं। सारे जो सबसे ज़्यादा जो पर्यटक हैं वो इसी उद्यान में आते हैं। इसके बाद क्रमशः राजा जी उद्यान और फूलों की घाटी में आते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पर आता है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। तो एशिया का सबसे पहला या भारत का सबसे पहला पूछेंगे तो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसका पहला नाम हेली नेशनल पार्क था। उसके बाद उसका रामगंगा नेशनल पार्क हुआ। फिर 1957 में उसका नाम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया, कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, अब हम देखते हैं गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। यह उद्यान उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। इसकी स्थापना 1980 में की गई। यह उद्यान 472 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून से इस उद्यान का संचालन होता है। यह भूरा भालू, कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ, भरल, थार काला भालू, टैगोपान, कलीज, मोनाल, कोकलास आदि पशुओं के लिए मुख्य आकर्षण है। भोजपत्र, देवदार, बांज आदि पर्वतीय वृक्ष भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। थर्ड आता है नंदा देवी नेशनल पार्क, जो कि चमोली में है। इसका टोटल क्षेत्रफल है 624 वर्ग किलोमीटर। इसकी स्थापना 1982 में की गई। इनका ईयर, नेम, क्षेत्रफल और लोकेशन आपने याद रखनी है। ठीक है, हिमालयन भालू, स्नो लैपर्ड्स, मस्क डियर, मोनाल, कस्तूरी मृग, भरल आदि पशु यहाँ पे मिलते हैं। इसका मुख्यालय है जोशीमठ। फिर आता है फूलों की घाटी। इसका जगह पूछ लेते हैं तो चमोली में है। इसका क्षेत्रफल, मुख्यालय लगभग 150 किलोमीटर दूरी पर समुद्री तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर है। नर तथा गंधमादन पर्वतों के बीच में है फूलों की घाटी। ठीक है, 1982 में राष्ट्रीय उद्यान, तो ये फूलों की घाटी और नंदा देवी दोनों का ईयर सेम है, 1982। ठीक है, स्थापना में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। 14 जुलाई 2005 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत में की श्रेणी में सम्मिलित किया गया। ये आपसे पूछते हैं विश्व विरासत में कब सम्मिलित किया गया इसे? 2005 में। ठीक है, यहाँ पुष्पावती नदी बहती है, जो कि कामेत से निकलती है। यहाँ मुख्य आकर्षण, यहाँ बहुत सारे पुष्प एंड दुर्बल जंतु हैं। इसका टोटल क्षेत्रफल है 87.5 किलोमीटर। ये याद रखना। इसका मुख्यालय जोशीमठ है। ठीक है, और इसकी फूलों की घाटी को ढूंढने का श्रेय किसको जाता है? फ्रैंक स्माइथ को। सन 1931 में कामेट पर्वत पर चढ़ते टाइम उन्होंने इसकी खोज की थी। तो किसने की थी? फ्रैंक स्माइथ ने। और उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था द वैली ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, और वो 250 किस्म के फूल यहाँ से अपने वहाँ पे भी लेके गए थे। ठीक है, फूलों की घाटी को स्कंद पुराण में नंदकानन कहा गया है। महाकवि कालिदास के मेघदूत में इसे अलका कहा गया है। इस घाटी का नाम को गंधमादन, बैकुंठ, भ्यूंडार, पुष्पावती, पुष्परसा, फ्रैंक स्माइथ घाटी आदि नामों से जाना जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है, 2-3 पेपरों में यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुका है कि निम्न में से फूलों की घाटी का नाम नहीं है। तो ये याद रखना, गंधमादन, बैकुंठ, भ्यूंडार, पुष्पावती, पुष्परसा, फ्रैंक स्माइथ घाटी, ये सारे नाम हैं किसके? फूलों की घाटी के। ठीक है, ये नाम याद रखने। नेक्स्ट आता है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना हुई है 1983 में। ठीक है, 1983 में इसकी स्थापना हुई। इसका टोटल क्षेत्रफल है 820.42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका।
और ये देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी 3 जिलों में फैला हुआ है। 23 प्रकार के स्तनधारी मिलते हैं यहाँ पे राजाजी नेशनल पार्क में। 313 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं और बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं। अब आते हैं सबसे बड़ा नेशनल पार्क, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, गंगोत्री नेशनल पार्क, इसकी स्थापना हुई 1989 में स्थापित और इसका टोटल क्षेत्रफल है 2390 वर्ग किलोमीटर है टोटल। ठीक है, क्षेत्रफल में फैला हुआ गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जनपद उत्तरकाशी में स्थित है। यहाँ हिम तेंदुआ, हिमालयन मस्क, हिमालयन भालू, कस्तूरी मृग, भरल आदि, मोनाल, कोकलस आदि सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। ठीक है, कॉर्बेट, इनका देखो स्थापना कॉर्बेट की कब हुई? 1936। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान 1980। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 1982, फूलों की घाटी 1982, राजाजी नेशनल पार्क 1983, गंगोत्री नेशनल पार्क 1989। ठीक है, इनका क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है गंगोत्री नेशनल पार्क 2390 और सबसे छोटा है फूलों की घाटी 87। ठीक है, इनके जो कॉर्बेट है वो पौड़ी व नैनीताल में है, गोविंद है उत्तरकाशी और नंदा देवी चमोली, फूलों की घाटी चमोली, राजाजी नेशनल पार्क देहरादून, पौड़ी व हरिद्वार और गंगोत्री नेशनल पार्क है उत्तरकाशी। ये याद रखना आप। वन्य जीव एवं अभ्यारण्य हम देखते हैं। वन्य जीव विहार सन 1955 में स्थापित 485 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ गोविंद वन्यजीव विहार जनपद उत्तरकाशी में आता है। इसका मुख्य रूप से हिमबाग या स्नो लेपर्ड के लिए प्रसिद्ध है और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन मेनली स्नो लेपर्ड के लिए प्रसिद्ध है। फिर आता है केदारनाथ वन्यजीव विहार, सन 1972 में स्थापित और 957 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ वन्यजीव विहार जनपद चमोली एवं रुद्रप्रयाग के केदारखंड में स्थित है। यहाँ स्नो लेपर्ड, तेंदुआ, हिमालयन काला भालू, भूरा भालू, कस्तूरी मृग, थार, घुरल, सांभर, सिराव, काकड़, जंगली सुअर आदि मिलते हैं। हासकोट वन्य विहार, इसकी स्थापना 1986। ठीक है, पिथौरागढ़ में है। इसका टोटल 600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है और हिमबाग, रीफ, बर्फ, रीछ, भालू, भरड़, थार, कस्तूरी मृग, ये सारी चीज़ें यहाँ पाई जाती हैं और सर्वाधिक कस्तूरी मृग मिलते हैं यहाँ पे 67। ठीक है, अस्कोट वन्य जीव विहार 1986, कस्तूरी मृग विहार। अब आता है सोना नदी वन्य जीव विहार 1987। सोना नदी वन्य जीव विहार 1987, इसका टोटल क्षेत्रफल है 301 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये पौड़ी व गढ़वाल में फैला हुआ है। अब आता है बिनसर वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना 1998 में हुई, 88 में हुई। इसका टोटल क्षेत्रफल है 47 वर्ग किलोमीटर। ये अल्मोड़ा जनपद में स्थित है बिनसर। फिर आता है मसूरी वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना 1993 में हुई। ये 11 वर्ग किलोमीटर है जो देहरादून में स्थित है। फिर नंधौर वन्यजीव विहार 2012 में नैनीताल में नंधौर नदी के आसपास वाले क्षेत्र में, इसका टोटल क्षेत्रफल 270 वर्ग किलोमीटर है। तो इनकी स्थापना गोविंद वन्य जीव विहार 1955, केदार वन्य जीव विहार 1972, अस्कोट 86, सोना नदी 87, विंसर 88, कुछ तो सीरीज में है देखिए। अस्कोट हो गया 86, सोना नदी 87, बिनसर 88, मसूरी 93, नंधौर 2012। अब आते हैं कुछ संरक्षित क्षेत्र जैसे आसन। ठीक है, आसन वेटलैंड संरक्षण क्षेत्र। वेटलैंड वो होते हैं जैसे कि हम दिखाते हैं, वेटलैंड क्षेत्र ये होते हैं जैसे ये स्थल इकोसिस्टम है और ये है वाटर इको सिस्टम। ठीक है, एक्वेटिक। तो इन दोनों का जो बीच में ये वाला स्थान है, ये जहाँ पे इको टोन बोलते हैं इसे, तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ प्रजातियाँ इसकी मिलेंगी, कुछ प्रजातियाँ इसकी मिलेंगी, कुछ इसकी मिलेंगी।
तो यहाँ पे मिक्स्ड प्रकार की जातियाँ पाई जाती हैं और बहुत वैरायटी मिलती है यहाँ पे हर चीज़ की। तो इसे ही वेटलैंड घोषित किया गया है, दलदला क्षेत्र बोलते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आसन वेटलैंड संरक्षित क्षेत्र। इसे रामसर साइट में अभी हमारे 75 वेटलैंड क्षेत्र हैं टोटल। तो आसन 440.40 वर्ग हेक्टेयर क्षेत्र में सन 2005 में स्थापित आसन संरक्षण अधिनियम द्वारा देहरादून में स्थित है आसन, ठीक है। फिर है झिलमिल झील आरक्षित 3783 वर्ग हेक्टेयर। 2005 में यह झिलमिल हरिद्वार क्षेत्र में स्थित है, यहाँ 12 सिंगा मिलते हैं। पवालगढ़ संरक्षित क्षेत्र, पवालगढ़ ये नैनीताल में है, 2012 में इसको संरक्षित किया गया। नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, ये भी नैनीताल में है, इसे 2015 में किया गया। अब आता है पंडित गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थानीय प्राणी उद्यान। 1995 में 4693 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ पंडित गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थानीय प्राणी उद्यान ये नैनीताल में है, ठीक है। जैव सुरक्षित क्षेत्र और विश्व धरोहर, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिलों में फैले हुए 5860 वर्ग किलोमीटर में नंदा देवी जैव मंडली सुरक्षित क्षेत्र है, जिसे जैव सुरक्षित विश्व धरोहर में शामिल किया गया। इसके बाद नंदा देवी को 1988 में स्थापना इसकी हुई। उसके बाद फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान चमोली को 2005 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो नंदा देवी को 1988, फूलों की घाटी 2005, ये दो स्थल जो हैं कि विश्व धरोहर में शामिल किए गए हैं, नंदा देवी एंड फूलों की घाटी, ठीक है। याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इनके ईयर भी याद रखने। नंदा देवी 1988, फूलों की घाटी 2005। वन्य जीव बोर्ड हम देखते हैं अब। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 6 में वन्य जीव प्रबंधन के साथ साथ जनमानस की आकांक्षाओं एवं अभिरुचि को जोड़ने के लिए राज्य वन्य जीव बोर्ड का गठन किया गया, ठीक है। इसमें संकटग्रस्त जातियों का वर्गीकरण किया गया। कस्तूरी मृग, बारहसिंगा, सफ़ेद पीठ वाले गिद्ध, लाल सिर वाले गिद्ध, माउंटेन क्वीन, भूरे भालू, ऊदबिलाऊ, ये सब आते हैं इसमें। कुछ अन्य वन्य जीवों के लिए विशेष प्रबंधन 1972 में केदार वन्य जीव विहार, ये मेनली कस्तूरी मृगों के संरक्षण के लिए किया गया। 1972 में मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र 1977 में, ये भी कस्तूरी मृग के लिए था। 1980 में और 81 में कस्तूरी मृग फार्म, और 1982 में काचुला खर्क, यह एक कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र था, है मतलब। फिर 1986 में अस्कोट कस्तूरी मृग वन्य जीव विहार या अभ्यारण्य बोलते हैं इसे, ये पिथौरागढ़ में है। फिर 1991 से 92 में टाइगर वॉच योजना शुरू करी हिम तेंदुओं की सुरक्षा के लिए। 1990 से 91 में स्नो लेपर्ड योजना शुरू की गई। ये जो मेन जो हाईलाइट किए गए पॉइंट्स हैं ये पहले पेपर में आ चुके हैं, तो इनके ईयर याद रखने हैं, लोकेशन याद रखनी है, ठीक है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर आज हमने कंप्लीट किया है। तो मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो लेकर। तो आप इसी प्रकार पूरी सारी चीज़ों को पढ़ते रहिए। इसके बाद जब आप एक वीडियो देख लेते हैं, पूरा लेक्चर देख लेते हैं, लाइन बाय लाइन पूरी पढ़ी हुई है हमने ये परीक्षा वाणी, जो कि बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी एक एक लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। और जैसे ही आप पूरी बुक का रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आप इनके क्वेश्चन आंसर ज़रूर प्रैक्टिस करिए, खुद से करिए घर पे, या फिर MCQs आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करिए, क्योंकि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे
उतनी ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अभी हमें पेपर पढ़ के, बुक पढ़ के ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ याद हो गया, लेकिन जब तक हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते तब तक हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। चाहे हमारा 10 बार बुक पढ़ने, एक बार बुक पढ़ के क्वेश्चन लगाना और 10 बार बुक पढ़ना, तो दोनों एक ही बराबर हो जाता है। तो क्वेश्चन लगाना हमारे लिए इतना ज़रूरी है। मतलब क्वेश्चन लगाने से हमें अपना डेप्थ पता लगता है कि हम अभी कितने डीप में हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि हम एक बार बुक पढ़ लें तो हमें सारी चीज़ें याद हो रही हैं, तब हम चीज़ों को समझते हैं। एक बार पढ़ने से हम चीज़ों को समझते हैं, दूसरी बार पढ़ने से हमें चीज़ें याद होती हैं, तीसरी चीज़ बार पढ़ने से हमें कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होते हैं, पांचवी बार में हमें जो बिटवीन द लाइन समझ में आने लगता है। तो हमें बहुत बार, जितनी बार हम कर सकते हैं उतनी ज़्यादा बार हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और बार बार पढ़ना है चीज़ों को।